नमस्कार। जियोपॉलिनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जब ये युद्ध समाप्त होगा, इजराइल ईरान अमेरिका युद्ध, उसके बाद की क्या परिस्थिति होगी। 3 बिंदुओं के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला कि यूएस की एग्जिट कैसे रहेगी। यूएस की एग्जिट की चर्चा करेंगे तो एक सवाल मन में आता है, यूएस क्रेडिबिलिटी। यूएस क्रेडिबिलिटी क्षेत्र में आज कहाँ पे है। फिलहाल तो ऐसा मालूम होता है कि यूएस की क्रेडिबिलिटी बहुत कम है। यूएस मीलों दूर बैठे हुए हैं, फिर भी हमला कर रहे हैं। हमले की वजह से ना तेल बाहर आ रहा है, ना अनाज अंदर जा रहे हैं, ना दवाइयाँ अंदर जा रही हैं। बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे व्यापार तकरीबन ठप पड़ा हुआ है। इतने सारे लोग वेस्ट एशिया में फंसे हुए हैं, तो यूएस की क्रेडिबिलिटी एक सवाल है। दूसरा ये भी है कि ट्रम्प, जिस तरह से हम राष्ट्रपति ट्रम्प को जानते हैं, वो फ्री में तो ये युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, किसी ना किसी को तो पैसे देने होंगे। है अमेरिकन बेसिस जीसीसी देशों में, पर अमेरिकन बेसिस दूसरे देश में है, और अगर मैं दूसरे देश की रक्षा कर रहा हूँ, बचा रहा हूँ अपने बेसिस को, तो उसके पैसे तो वही देश से वसूल करूँगा। तीसरी बात ये भी आती है कि डोनाल्ड ट्रम्प बहुत जल्द मिड टर्म इलेक्शन में जा रहे हैं। यूएसए मिड टर्म इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, तो यूएसए के लिए ये क्विक एग्जिट होनी बहुत ज़रूरी हो गई है। क्योंकि आप टैक्स पेयर्स को और अपने वोटर्स को क्या बोलेंगे कि आप पैसे देते रहिए, युद्ध जारी रहेगा। खटपटी सी बात लगेगी ये वोटर्स को। तो क्या ये मिड टर्म इलेक्शन जीत पाएंगे? मुझे नहीं लगता। अगर ये युद्ध चलता रहा तो मिड टर्म इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे। तो अमेरिका का एक क्षेत्र से जाना तो बहुत जल्द तय है, अमेरिका के अंदरूनी हालत की वजह से भी। दूसरा ये भी है कि एक समय था जब गल्फ के देश कहीं ना कहीं चाहते थे कि युद्ध हो, पर अभी चाहते नहीं कि तुरंत खत्म हो जाए, क्योंकि उन्हें भी डर है, उन्हें भी अपना राज्य चलाना है, अर्थव्यवस्था चरमराने नहीं देनी है उन्हें अपनी। दूसरी बिंदु पे जाएं उससे पहले एक अपील है आपसे। अपील यह है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारी चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को आप लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। अमेरिका चला जाएगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद रशिया और चाइना, जो एक तरह से पावर वैक्यूम हो गया होगा, उसको फिल इन करने की कोशिश करेगा। जो जगह खाली हो गई होगी उसे फिल इन करने की कोशिश करेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये भी होगा कि अभी खाड़ी के देशों में एक तरह की दौड़ लग जाएगी हथियार खरीदने की, डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ खरीदने की। महंगी वाली नहीं, पर ऐसी वाली डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ जो इस तरह के ड्रोन अटैक से उनको बचाती रहे। हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान ने खरीदी थी, वो युद्ध भूमि पे, रणभूमि पे खरी उतर नहीं पाई है। तो चाइना तो ये वैक्यूम जो आर्म्स रेस वाला है फिल नहीं कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है, भारत के डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, रशिया के डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। कल समाचार भी आया था कि F-35 कुछ देशों ने एक बैक बर्नर पे डाल दिया है, ठंडे बस्ते में डाल दिया है। फ्रांस के रफेल के साथ उनकी बातें चल रही हैं। तो एक आर्म्स रेस, आर्म्स बाइंग होना तय है जीसीसी क्षेत्र में। वेस्ट एशिया क्षेत्र में ये देश आर्म्स खरीदेंगे, और धीरे धीरे ये जो एक अमेरिका को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का इन्होंने टैग दे दिया था, वो टैग से अमेरिका को मुक्त कर देंगे या आज़ाद हो जाएंगे उस टैग से। इसमें इस बीच में ये भी होगा कि इनकी जो हैवी ऑयल डिपेंडेंट अर्थव्यवस्था है, ये इसको डाइवर्सिफाई करेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बढ़ाएंगे। अब हो रहा है, पिछले एक 15 वर्षों में काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन आया है। कुछ देशों में वैट टैक्स भी लगना शुरू हो गया, पर और भी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हम आता देखेंगे। और ये जो ग्राफ होगा वो
बहुत एक्सपोनेंशियल होगा, जहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन जल्दी करना चाहेंगे ये। क्यों जल्दी करना चाहेंगे? क्योंकि एक तो है कि भाई अगर ऐसी परिस्थिति हो जाए कि जहाँ पे हम हमारा तेल ही बाहर ना बेच पाए, तो हमारे लिए हमारे पास और कुछ भी तो होना चाहिए बाहर भेजने के लिए। अर्थव्यवस्था तो चलनी चाहिए, चाहे जो हो, जनता को भूखों नहीं मारना है। तीसरे और आखिरी बिंदु की इसमें बात करेंगे कि इसमें भारत का क्या रोल होगा। युद्ध समाप्त होने के बाद भारत का बहुत अहम रोल होगा, बहुत अहम भूमिका निभाएगा ये देश, क्योंकि भारत के इजराइल के साथ भी रिश्ते अच्छे हैं, ईरान के साथ भी रिश्ते अच्छे हैं। भारत के रिश्ते ऐसी जगहों पे अच्छे हैं, यूएस के साथ हम बात करते हैं, रशिया के साथ दोस्ती रखते हैं, चाइना के साथ हमारा ट्रेड है, लेकिन यूएस के साथ चाइना के बराबर वाली दोस्ती है। बहुत डाइवर्स रिश्तों को एक साथ रखने की और उनसे बातचीत करने की कला हम सीख चुके हैं, तो इस कला का इस्तेमाल होगा। हम देखेंगे कि इजराइल कम से कम गल्फ के देशों के साथ कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपने बढ़ाएगा। हम ये भी देखेंगे कि ईरान की जो लीडरशिप है, चेंज तो होने से रही ईरान की लीडरशिप, फिलहाल नियर टर्म में तो दिख नहीं रहा है कोई लीडरशिप चेंज होगी, क्योंकि कोई वहाँ पे राजनीतिक विकल्प नहीं है। पर ईरान की लीडरशिप जो एकदम आयरन फिस्ट के साथ अपना देश चलाती थी, बहुत कड़े कानून, सख्त कानूनों के साथ चलाती थी, किसी भी तरह की आप सरकार के विरुद्ध कुछ बात करें तो तुरंत एक्शन हो जाता है। हम कहीं ना कहीं उसको नरम होता हुआ देखेंगे। हम ये देखेंगे कि जो हार्ड लाइन लीडरशिप है वो मॉडरेशन की तरफ बढ़ेगी। ईरान में थोड़े बहुत कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे भी हम चेंजेस देखेंगे, धीरे धीरे, तुरंत नहीं। और ये सब क्यों होगा? क्योंकि भले ही ये सारे, फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इज़राइल और सऊदी एक दूसरे के दुश्मन हैं, सऊदी और ईरान एक दूसरे के दुश्मन हैं भी, दिख नहीं रहा है भी, पर इन सब में कुछ ना कुछ आप देखेंगे कि डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं, जिसे हम बिहाइंड द सीन या कूटनीतिक रिलेशंस कहते हैं, वो बनना शुरू हो जाएंगे। और ये सारी चीज़ों में भारत जो है वो एक अहम भूमिका निभाएगा। भारत जाहिर सी बात है अपने एक्सपोर्ट्स पे भी फोकस करेगा, अपने इंपोर्ट्स पे भी फोकस करेगा। ईरानी तेल किसी ना किसी, जैसे चाइना खरीदता है, तो किसी ना किसी तरह से ईरानी तेल को भी मार्केट में लाने की जो पहल है वो भारत से ही होगी। ये सब क्यों हम चर्चा कर रहे हैं और ये सब क्या चर्चा कर रहे हैं? सवाल ये सवाल है कि वेस्ट एशिया की जो नई पॉलिसी है, जो पोस्ट अमेरिका पॉलिसी है, जो पोस्ट नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर पॉलिसी है, वो लिखने में भारत एक अहम भूमिका निभाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।